कश्मीरी पंडितों को इसलिए नहीं माना कि उन्होंने किसी की जमीन लूट ली हो। कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं को मारने के पीछे मंशा यह थी कि जब तक ये रहेंगे तब तक भारत राष्ट्र, वंदे मातरम, जनगण मन वहां जिंदा रहेगा। इसलिए एक सुनियोजित तरीके से उसी राज्य का एक आदमी पहली बार भारत का मुसलमान गृह मंत्री बना। 2 दिसंबर 1989 जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी, किस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत यह खेल हुआ कि इस महबूबा मुफ्ती का बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का पहला गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को। और क्या मंसूबा था, और कश्मीर के जितने भी सेकुलर, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सब मक्कार मिले रहे। और इस शख्स ने दिल्ली में गृह मंत्री के पद पे बैठने के बाद मात्र 8 दिन में अपनी बेटी के झूठे अपहरण का खेल किया। जिन शक्तियों ने वीपी सिंह को मदद की थी वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी, उसी के दबाव में इसको, मुफ्ती को, भारत का गृह मंत्री बनाया गया। उसी के दबाव में वीपी सिंह ने प्रॉफिट मोहम्मद के पैदाइश के दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक पूरे ड्रामे के तहत 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी रुबैया सईद का झूठा अपहरण की कहानी गढ़ी। और उन्हीं ताकतों के दबाव में 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी छोड़े गए। ये जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, ये यही घूमा करता था कश्मीर में। और कमाल देखिए कि सिर्फ अपनी बेटी का अपहरण इसलिए कराया कि 4 आतंकवादियों को छोड़ना था, छोड़ दिया। लेकिन यह सिलसिला चलने लगा। एक गुलाम नबी आजाद है, अल्लाह जाने वो नबी से आजाद है, कांग्रेस का गुलाम है कि जाने कांग्रेस का गुलाम है, नबी से आजाद है, भगवान जाने। उसे दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहिए और कश्मीर के अंदर वो चाहता है निजाम मुस्तफा हो। उसके घर से भी एक बच्चा गायब हो गया, 27 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। फिर सैफुद्दीन सोस के घर से कोई लड़की गायब हो गई, फिर 7 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। मुझे लगा कि इन सब का मिला जुला मुश्तरका या नहीं ज्वाइंट एजेंडा था कि इस तरीके से भी हम आतंकवादियों की मदद कर सकते हैं। तो कश्मीर में जो 7वां कश्मीरी हिंदू पंडितों का, यानी कश्यप ऋषि के असली वंशज जो थे, उनका 7वां पलायन कश्मीर से 1990 में हुआ। और यह सब चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं। आज तो किसी एक के मर जाने पे बड़ा यहां यूएनओ तक जाते हैं, मानवाधिकारों की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, सबके साथ की बात होती है। लेकिन जब ये मरने वाले का ये देखा गया कि किसके सर पे तिलक है, माथे पे तिलक है और किसके सर पे टोपी है, जब टोपी और तिलक के बीच में डिफरेंशिएट करने के हिसाब से देश में लोगों के अंदर मानवाधिकारों की जागृति पैदा होने लगी, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे लोग, मानवता की बात करने लगे, तो मानवता टोपी और तिलक के बीच की दूरी में तय होती थी। यह सबके लिए एक नहीं था। तो तिलक में मरने वाले मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 लाख लोग, 5 लाख लोग भाग जाएं, अपने देश में भी शरणार्थी बन जाएं और उनके 2,500 लोगों की हत्याएं कर दें, पड़ोसी हत्याएं करें जो बरसा बरस उनके, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टोपी वाले की हत्या कहीं हो गई हो तो पूरी दुनिया के अंदर बवाल मच जाएगा, यूएनओ के बाहर जाके लोग खड़े हो जाएंगे, इंग्लैंड में जाके चिल्लाएंगे, दूसरी सरकारों पर दबाव डालेंगे, यहां से चिट्ठी लिखी जाएगी कि इस्लामिक देश यहां आए और भारत को समझाएं और तमाम किस्म के गद्दारियों की चीजें होने लगेंगी। लेकिन देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्टिकल 35 है जिसके प्रावधान इतने खतरनाक थे, लेकिन यही आर्टिकल 35 है 1954 में भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन उस वक्त के कश्मीरी लीडरान को देखिए कि कितने समझदार थे कि उन्होंने भारत की सरकार से कहा कि जो आपने 1954 में प्रावधान जो पास किया है आर्टिकल 35 है, ये हम अपने जम्मू कश्मीर के संविधान में इसे 1944 से लागू करेंगे।
अगर कोई कानून 1954 में बन रहा है तो 1954 की रात से शामिल होगा। यह 1944 से कैसे हो सकता है, जब 1944 में भारत आजादी नहीं हुआ था, जब भारत का अपना संविधान नहीं था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं था। तो कोई प्रोविजन 1954 में दिल्ली में लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में 1944 से होगा। लेकिन सक्सेसिव सरकारों ने, केंद्र ने, न्यायपालिका ने, किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई ये 1944 से इसके लागू होने का मतलब क्या है, क्यों 1944 से लागू होगा, नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं कि 1944 से क्यों लागू किया गया। एक खास मकसद, एक सांप्रदायिक सोच, एक एंटी हिंदू एजेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा, जम्मू कश्मीर को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का एजेंडा था। और जो छुपाता है वो मक्कार है, और जो उनको इस छुपाने में मदद करता है वो कोई हो, वो उनसे बड़ा मक्कार है और देशद्रोही है। 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के आइन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लागू की गई कि जब भारत का विभाजन तय हो गया, 1940 में लाहौर के अंदर यह तय हो गया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। लाहौर की उस जगह जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी फूल चढ़ाने गए थे, जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, तो वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। और 44 आते आते जब हिंदुओं के खिलाफ मारकाट शुरू हो गई, तो जो हिंदू 1944 से लेकर के 1957 तक, जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं लिखा गया था, लगातार भारत में आते गए। उसमें हिंदू भी थे, डोगरा भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ये तमाम सारे लोग आए, ईसाई भी थे। लेकिन उस वक्त के मक्कार, मुनाफिक, झूठे, हिंदू विरोधी शेख अब्दुल्ला और उसका पूरा खानदान और वो तमाम राजनीतिक लोगों ने यह तय किया कि 1944 के बाद तो 99% जो माइग्रेट होके उधर से इधर आ रहे हैं वो तो सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो मुसलमान तो है नहीं। तो अगर ये जम्मू कश्मीर में आके बसेंगे तो डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। तो आपने कहा कि जो 1944 के बाद आए हैं हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। तो जो 14 मई 1954 को कानून बना, जो तथाकथित आदेश था राष्ट्रपति का, जिसपे संसद पे कभी बहस नहीं हुई, जो लोग आज हर बात पे बहस चाहते हैं, जो संसद पे भी चाहते हैं, जो शाहीन बाग में भी चाहते हैं, जो सड़कों पे भी चाहते हैं, जो डिबेट चाहते हैं, जो फ्री थॉट की बात करते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल पे चर्चा करने की कोई मांग नहीं उठाई। कभी इस आर्टिकल में, इस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश में क्या प्रावधान है, इसको देश को बताने की जरूरत नहीं की। ये इंटेलेक्चुअल करप्ट, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, ये एकेडमिक टेररिस्ट हैं कि सही बात ना पता चले। इसलिए मैंने कहा कि भाई 1954 का कानून 1944 में आपने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, और तो और 1944 से लेकर के 1950 तक जब वहां मारकाट हुई तो हजारों हिंदू, तो 5700 परिवार वहां से यहां आए जो जम्मू की सड़कों पे आके रुक गए, क्योंकि मारकाट इस देश में इतनी मची हुई थी कि उनको लगा कि यहीं रुक जाएं, इससे आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या हशर होगा, लोग पहचानते नहीं, वो बेचारे वहीं रुक गए। वो 5700 परिवारों में से एक भी मुसलमान नहीं था। वो जम्मू की सड़कों पे नीरज भाई और नीरज भाई के दोस्त और तमाम सारे वो लोग जो मेरी बातचीत सुन रहे हैं, वो जरा गौर करें, आज की युवा पीढ़ी जरा गौर करे कि वो वहां पिछले 70 साल से सड़कों के किनारे रह रहे हैं।
झोंपड़ी डाल डाल के रह रहे हैं, और मेरे और आप जैसे हजारों इस देश में सनातन के मानने वाले लोग जो मानवता में अपना यकीन रखते हैं, चुपचाप से वहां जाते थे। कोई पैसा दे के आता था, कोई और चीजें देता था और उनकी मदद करता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो पहले दिन से लेकर के अब तक जिहादी थी, उसने इन्हें कोई भी एक भी चीज मानवता के नाम पे नहीं दी। और ये मक्कार उन 7-8 लाख लोग जो पिछले 70 सालों में जिनकी गिनती बढ़ गई, कभी उनके मानवीय मूल्यों की चिंता नहीं की। एक वक्त का खाना तक नहीं फ्री में दिया। और ये मक्कार चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में भारत की सरकारों से कहते हैं हमें कश्मीरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए। इन्हें जिहादियत चाहिए, इन्हें हैवानियत चाहिए, इन्हें जमहूरियत इंसानियत नहीं चाहिए। ये हैवान हैं, इन्हें वहाबियत चाहिए। लिहाजा इनकी मानवता और इनकी कश्मीरियत शुद्ध कश्मीरी मुसलमानों के अलावा नहीं थी। वो 70 साल से बच्चे पैदा होते रहे, वहां पढ़ते रहे, लिखते रहे, लेकिन क्योंकि उनको नागरिकता नहीं थी तो न जमीन खरीद सकते थे, न नौकरी कर सकते थे, न कारोबार कर सकते थे, न उन्हें राज्य की किसी स्कीम का फायदा मिलता था। एक तरीके से वो जम्मू कश्मीर में इल्लीगली इतने सालों से रह रहे थे। बड़े बड़े अल्ट्रा सेकुलर आए, बड़े बड़े राष्ट्रवादी आए, चिंता नहीं की किसी ने, पूछा नहीं किसी ने। लेकिन इसके साथ में एक और जघन्य अपराध हुआ जो नीरज भाई और नीरज भाई की टीम को और तमाम वो लोग जो देश में मेरी बात सुन रहे हैं नीरज भाई के इस माध्यम से, राइजिंग इंडिया यूथ के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन तक अपनी बात इसलिए बार बार पहुंचाना चाहता हूं कि यह मुद्दा अब पूरे तौर पे समाप्त हो चुका, इसका दाह संस्कार हो चुका। लेकिन इसकी चर्चा आज सिर्फ इसलिए हो रही है कि नीरज भाई ने कहा कि मैं अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द रखूं ताकि एक पूरी जनरेशन के थॉट क्लियर हो जाए। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं